सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आगाज़ में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त की जो सियासी सूरत हाल है और बाकी जो मामला चल रहे हैं। बानी पीटीआई के बेटे कासिम और सुलेमान खान ने जनवरी में पाकिस्तान आने का इम्कान जाहिर किया है। स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि उन्होंने वीज़े के लिए दरख्वास्त दे दी है। दूसरी तरफ बानी पीटीआई की बहनों से मुलाकात फिर नहीं हो पाई। कल मुलाकात का दिन था और कल भी हमने सिमिलर सिचुएशन देखी जो लास्ट टाइम हुआ। अडियाला के बाहर वैसे ही प्रोटेस्ट किया गया और हुकूमती सख्ती और सख्त एक्शन सामने आया। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि शेर अफजल मरवत साहब ये दावा कर रहे हैं कि अब पार्टी पर अलीमा खान का कंट्रोल है और इस वजह से ऐसे मामलात बने हुए हैं, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद की कॉन्फ्रेंस की तैयारियां भी जारी हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कहते हैं कि अपोजिशन टकराव नहीं बल्कि बातचीत चाहती है, यानी मफाहमत का कोई अब रास्ता निकलेगा या इसी तरीके से हम देखते रहेंगे कि मामला चलते रहेंगे। और अगर ऐसे ही मामला चलते हैं तो हालात क्या बनते हैं। हालात पर तज्जिया लेने के लिए तशामुल हक साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सर, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। मैं एहतशाम साहब से ख़बर लेके फिर आपकी जाने बढ़ती हूँ। एहतशाम साहब, रात भी हमने देखा अडियाला के बाहर जो सारी सूरत हाल बनी, उसके बाद अब चूँकि बार बार देख रहे हैं कि मुलाकात की कोशिश की जा रही है डेस्परेटली और दूसरी जानिब से भी इस पर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। हुकूमत वैसे ही एक्शन ले रही है जैसे वो पहले ले रही थी। सो इसके बाद क्या अगर ऐसे हालात कंटिन्यू रहते हैं तो क्या सिचुएशन बनती हुई आपको दिखाई दे रही है? क्या खबरें हैं कि अब क्या किया जाएगा, स्ट्रेटजी क्या होगी? देखिए, हमने दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं पीटीआई के हवाले से और मौजूदा इस वक्त जो सियासी दर्जा हरारत हम देख रहे हैं कि बहुत ऊपर चला गया और टकराव बड़ा इमिनेंट नज़र आ रहा है। सियासी तौर पे तसादम की पॉलिसी जो है ना वो दोनों तरफ से अगर चलती है तो क्यों मुश्किलात नहीं पैदा होंगी, इस पे बात हो रही है। लेकिन इस पे हम देख रहे हैं कि एक दफ़ा फिर जब हम देखते हैं कोशिशें हो रही हैं, कुछ बाहर से लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं। आपने देखा कि जिस तरीके से हमारे साथ महमूद मौलवी साहब भी हैं, आप भी पूछेंगे, मैं भी उनसे पूछूंगा। ये फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब अगरचे पीटीआई इनको ऑन नहीं करती लेकिन सियासी लोग हैं। ये जिस तरह मुल्क का भला चाहते हैं, पीटीआई का भला चाहते हैं कि मामलात खुश उसलूबी से मुशावरत के साथ तय हों। ये अपने तौर पे एफर्ट कर रहे हैं, भले दूसरी साइड इनको ऑन करना करे। लेकिन इसमें एक और जो ग्रुप वो भी शामिल हो गया है। जिस तरीके से आपने देख लें, इसमें असद उमर साहब भी आ गए हैं बीच में, शफकत महमूद साहब भी, गुलाम सरवर खान भी शामिल हो गए हैं कि किसी तरीके से मुफाहमत को आगे ले जाया जाए। अब दो पहलू हैं। एक तरफ तो हमने देख लें कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मूवमेंट चलाने की बात कर रही है, JUI जमात इस्लामी, कौमी वतन पार्टी और फिर वकला को भी और ह्यूमन राइट्स कमीशन कमेटी, ह्यूमन राइट कमेटीज़ को भी लाना चाह रहे हैं। 20-21 तारीख को मुशावरती अमल भी शुरू करना है। एक तरफ वो है पहलू, और दूसरी तरफ ये है कि जी क्या कोई मुफाहमत हो सकती है। तो हमने खबर मेरे पास बड़ी है कि थोड़ी देर पहले मुझे बैरिस्टर गौहर के बड़े करीबी दोस्त हैं, उनके पास जाते आते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि बैरिस्टर गौहर साहब चाहते हैं कि मैं इस दफ़ा खामोशी से काम करूं। मैं नहीं चाहता कि मैं लाइमलाइट में आ जाऊं, लेकिन उनका कहना है कि मैं अपने तौर पे एक दफ़ा फिर बहुत ही सीरियस एफर्ट कर रहा हूं कि ये तसादम की पॉलिसी और जो पीटीआई के साथ जो मुश्किलात हैं इसको कैसे कम किया जा सकता है, किस तरीके से कोई हिकमत अमली हम ऐसी बनाएं कि ये टकराव और जो है ना इसका मामला जो है ना रुक जाए। इसके लिए वो कहते हैं कि मैं जो एफर्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड में बैठ के भी काम करूँ। वकौल उनके कुछ लोगों से मुलाकातें भी हुई हैं, इस्टेब्लिशमेंट से भी, राइट लेफ़्ट से उनकी मुलाकातें का सिलसिला है अपनी जगह पे। उनका कहना है, आमना जो खबर है, कि मेरी पहली कोशिश ये है कि किसी तरीके से इमरान खान की बहनों की मुलाकात बानी पीटीआई से करवा दी जाए। इसके लिए वो अगले हफ्ते वो तवक्को कर रहे हैं कि ये मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात होने के बाद व्हाट नेक्स्ट, वो कहते हैं कि जो हमारी परेशानी है वो ये है कि इमरान खान का ट्विटर हैंडल जो है ना वो जितनी मुश्किलात हमारे लिए पैदा कर रहा है, वो कहते हैं कि अनथिंकेबल है। जो भी हम बड़ी बात करते हैं, कोशिश करते हैं, वो न्यूलीफाई हो जाती है और हमें लेट डाउन करवाती है। अब ये तय किया जाएगा बकौल उनके बैरिस्टर गौर के कि हम ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब जब कोई बयान दें, जब वो अपनी बहन से या किसी लीडर से मिलें, तो वो जो बाद में जो अखबार नवीसों को जो बात बताई जाएगी उससे पहले इसको बैठ किया जाएगा। एक सियासी तौर पे कमेटी होगी, पीटीआई के लोग जो है ना सीनियर रहनुमा उसमें बैठेंगे, वो जिसको कहते हैं कि ऑफिशियली नहीं अनऑफिशियली वो जल्दी जल्दी तय किया करेंगे कि कौन सी चीज़ मीडिया को बतानी है, कौन सी चीज़ नहीं बतानी। बुनियादी मकसद ये है हर वो बात जो बानी पीटीआई के हवाले से
तसादम की तरफ लेके जाती है, टकराव की तरफ लेके जाती है, माहौल को और ख़राब करती है, उसको रोकना। तो मेरा ख्याल अब ना बड़े दिनों के बाद ये मुझे अच्छी डेवलपमेंट लग रही है। और गौहर खान के ये एफर्ट जिस तरीके से किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह भी और कुछ और लोग भी वो चाहते हैं कि मामला जो है ना वो सूझबूझ के साथ और ये इसको इवेंचुअली इसको जिसको कहते हैं कि शो डाउन की तरफ ना जाए मामला, और किसी तरीके से केपी की हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लिया जाए, चीफ मिनिस्टर को भी, और कुछ रोटूबी से के मामला को तय किया जाए। अभी तक तो सूरत हाल लग रही है कि जो बहुत दिनों से आमना लग रहा था कि वो बानी PTI की तरफ से जो रवैया था कि जी किसी सूरत में हमने बात नहीं करनी, सख्त बयान देने हैं, अब उसमें लगता है कि थोड़ी सी लचक पैदा हुई है। लेकिन जो डर वाली बात है आमना, जो मेरा भी डर है, शायद बहुत सारे लोगों का डर भी है कि क्या वो बानी PTI से जो बातचीत करवाई जाएगी अपनी बात पे कायम रहेंगे। यही बात अचकज़ई भी अब कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान कह चुके हैं कि जी मैं तो लेट डाउन हुआ हूँ, मुझे बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन मैं जो कुछ चीज़ें थे हुकूमत ने कर सका था, मैंने बानी PTI को डायरेक्टली बताई, वो नहीं माने। अचकज़ई साहब भी यही कह रहे हैं कि तहरीक चलाने को तो हम चला लेंगे, लेकिन कुछ बातें अगर हुकूमत से मनवा लेते हैं, क्या बानी PTI उस पर खड़े होंगे, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो हमने एफर्ट हो रहा है, अब देखते हैं मामला किधर जाता है। अब आप बात कीजिए मौलवी साहब से भी, फिर मैं भी सवाल। महमूद साहब, आप सबसे पहले तो ये कि ये जो सारा आप सिचुएशन इस वक्त चल रही है, इसमें आप कुछ एफर्ट अपनी तरफ से या अपने साथियों के हमरा करने की कोशिश करें तो वो ज़रा हमारे नाज़रीन के सामने रखिएगा। इसके अलावा अभी इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा, तज्जिया चाहूँगी। ये जो मुफाहमत का रास्ता है या फिर जो बीच का दरमियानी रास्ता जिससे मामला थोड़े बेहतर हों, आपको लगता है कि जब मुलाकात ना कराई जाए उससे ये रास्ता निकल पाएगा? तो क्या हम इससे ये समझे कि गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं, या गवर्नमेंट रुकावट बन रही है उन मुज़ाकरात में जो कि PTI या इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हो सकते हैं मुमकिन तौर पर आगे चल के? सो गवर्नमेंट नहीं चाह रही कि ये मामला हों, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन है तो इससे तो हम देख रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ रहा है मुज़ाकरात ना होने से, मुलाकात ना होने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो चीज़ मैं पहले बता दूँ, मैं फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल और अब मज़ीद और लोग जो है इसके अंदर आ गए हैं, जिसमें काफ़ी और सीनियर्स हैं जो कि मेरे ख्याल से एक आध दिन में मैं उनका नाम भी अनाउंस कर दूंगा। उन्होंने भी इसी मुहिम को ज्वाइन किया है कि देखें जी, मुफाहमत करा के उसकी मेन वजह ये है कि हमें मुल्क के बेनिफिट में देखना है, आवाम के बेनिफिट में देखना है कि देखें ये मुल्क और आवाम के जो बेनिफिट होगा वो सबको एक्सेप्टेबल है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को। हमारी जो बात हो रही थी, मैं आपको पहले बता दूं, बिल्कुल मैं बैरिस्टर गौहर साहब की बात से अग्री करता हूं, और मैं और भी PTI के मैं कहूँगा मेरी 90 से 95% लोगों से के अंदर जो बात हो रही है, मतलब अगर मैंने 100 लोगों से बात किया तो 90 से 95%, जिसमें सीनियर लीडर्स भी थे और वर्कर्स भी थे, वो इस चीज़ पे अग्री हैं कि देखें जी, मुफाहमत होनी चाहिए और मुज़ाहमत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें कुछ लोग हैं जो कि मुज़ाहमत को इसलिए वो तशवीह दे रहे हैं कि अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए। देखें, एक चीज़ है कि जब मुफाहमत हो जाती है तो बहुत सारे लोग जो हैं जो फ्रंट फुटर खेल रहे हैं, और इसमें मेन इशू है फंडिंग का। देखें ना, कल भी आप देखें जो है फंड्स के ऊपर जो बात हो रही थी, क्योंकि देखें जब मुज़ाहमत चल रही है तो लोग, हर आदमी अपने अपने वहाँ से फंड्स जमा कर रहा है, और वो फंड्स के, और ये मुज़ाहमत आप किसकी तरफ आपका इशारा है? ये KP चैप्टर है? आप समझते हैं कि वहाँ से हालात ज़्यादा ख़राब किए जा रहे हैं, या ये जो देखिए मैं कहूँगा ये कुछ लोग, देखिए मैं कुछ लोग कहूँगा, मैं देखें चीज़ों को मैं जो है ना कूल डाउन करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। उसकी वजह देखें, मेरी हमेशा से कोशिश है ज़िंदगी में कि चीज़ों को कूल डाउन करके टेबल पे बैठूं। इस पॉलिटिक्स के अंदर भी और इससे पहले बिजनेस में भी हमेशा यही है कि लेट्स सिट एंड सेटल इट डाउन। तो वो चीज़ को मैं लेके जो चल रहा हूँ, तो इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा, मगर बहुत से लोग हैं और जिनको अभी मेरे ख्याल से पार्टी के अंदर उन से भी प्रेशर आ रहा है कि यार दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। देखें, जैसे बैरिस्टर गौहर साहब ने इनको कहा है आपके सामने, उन्होंने कहा कि देखें वो चाहते हैं कि जी नीचे आए प्रेशर, बिल्कुल सही है 100%। उनके अलावा बहुत सारे और लोग चाहते हैं नीचे आए। और अगर आपने देखा होगा राजा साहब का मैसेज जो है इंटरव्यू, जब ARY पे बात होती है, उन्होंने कहा मुझे तो मालूम ही नहीं है कि ये ट्विटर कहाँ से चल रहे हैं और कौन चला रहा है। तो अब इन्होंने सबने ये रियलाइज किया कि देखें कि इस इशू के खातिर पूरे PTI, देखें 22 साल लोगों को लग गए थे
अब तो 27 साल 28 साल हो गए लगे कि इस पार्टी को एक जगह लेके आने के लिए। अब उस पार्टी को तबाह तो नहीं कर सकते कि कुछ लोगों के हाथ की वजह से। बिल्कुल जी, ऐसे आगे नुकसान है। अच्छा महमूद साहब, आगे नुकसान है इसमें। महमूद साहब एक चीज़ मेरे ज़हन में आती है, महमूद साहब एक चीज़ बताइएगा कि अब जिस तरीके से केपी में डेवलपमेंट हुई है, कोहाट का जलसा जिस तरीके से कामयाब हुआ, नाकाम हुआ, उसके बाद मुख्तलिफ केपी की डिस्ट्रिक्ट कमेटियों के लोगों ने जो इस्तीफ़े दिए, फिर काजी अनवर साहब बड़े माहिर वकील हैं, वो तो रोते हुए बाहर निकले हैं, जो पीटीआई के बड़े करीब थे बानी के। उन्होंने कहा कि नीमा बीबी ने मुझे दलील किया है, इस तरह की बातें पब्लिक में की हैं, वो पार्टी को छोड़ के चले गए। मेरा सवाल आपसे है कि उसके बाद कहा जा रहा है कि ये जो सुहेल आफरीदी साहब थोड़ा सा गोसलोक होने की तरफ जा रहे हैं, वो गंडापुर साहब की पॉलिसी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना ना बनाऊं, मैं अदलिया और हुकूमत को, मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाऊं। तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या इससे इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्टली तनकीद का निशाना ना बनाने से और सियासी माहौल को बेहतर करने के हवाले से जो आप लोग एफर्ट कर रहे हैं, इसमें आपको कोई सिल्वर लाइनिंग नज़र आ रही है? जी, मुझे तो बड़ी पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही है। उसकी वजह ये है, जैसे मैंने कहा ना, और अभी उसके मैं अब ये भी कहूँगा कि उसके आपको निशानात नज़र आना बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। देखें, एक चीज़ ये बड़ा क्लियर है, कोई भी पाकिस्तानी वुड नॉट अग्री कि इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया जाए, आर्मी चीफ को निशाना बनाया जाए, उस फौज को निशाना बनाया जाए जिसने दुश्मन के साथ हम सब की हिफाजत कर रहे हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर ये अब पार्टी के अंदर ये चीज़ें चल रही है कि देखें, जैसे अभी आपने कहा ना कि जी स्क्रूटनी होके ट्वीट बाहर जाएगा। देखिए, गुस्से में आके कोई भी किसी को कुछ कह देता है, उसका मतलब ये तो नहीं होता कि उसको जाके बाहर आप करें। फैमिली में भी होता है, अगर माँ बेटे में हो या सास बहू में कोई गुफ्तगू होती है, वो अगर सास ने बहू के लिए कुछ कहा होता है तो उसको बहू को जाके बताया नहीं जाता या उसको लाउड स्पीकर पे नहीं किया जाता है। अगर जो है वो लोग जो के दुश्मन है ना, वो चाहते हैं कि चीज़ें एक्सप्लॉइट हो। महमूद साहब, ये जो आप एफर्ट कर रहे हैं, कहा जा रहा है, और मेरी इत्तला ये भी है कि पिछली दफ़ा जो ओवरसीज़ पाकिस्तान में कोई अमरीकी इन्फ्लुएंशियल लोग थे पाकिस्तानी, वो इस दफ़ा नहीं, कुछ और लोग भी शामिल हैं और कहा जा रहा है वो भी आपसे राब्ते में हैं। आपको कितना ये लगता है कि वो भी कोई रोल प्ले कर सकेंगे आपके साथ? जी देखिए, वो भी हमारे साथ शामिल हैं और वो बहुत अच्छी रोल प्ले कर सकते हैं। और देखिए, उनका भी यही इंटरेस्ट है। वो कहते हैं कि जी इसको जो ये जो टेम्परेचर डाउन हो, मुल्क जो है सीधे रास्ते पे चले, हम $1 बिलियन से ज़्यादा जो है लोग इन्वेस्टमेंट को तैयार हैं। देखिए, अनस्टेबिलिटी कोई नहीं चाहता। देखिए, वो जो टीम है उनके जो है बड़े सीनियर 1-2 लोगों से, बल्कि 2-3 लोगों से जो हमारी मुलाकात भी हुई है, फोन जूम पे भी बात हुई है, और वो हमारे साथ शामिल हैं। मैं अभी नाम नहीं लूँगा उनका, मगर वो हमारे साथ शामिल हैं। और वो जो है वो पहले भी आए थे, वो कराची इस्लामाबाद आए थे, और वो भी यही चाह रहे हैं। देखिए, सब यही चाह रहे हैं कि टेम्परेचर्स डाउन हो और जो है रिलीफ भी मिले। देखिए ना, खान साहब को भी रिलीफ मिले और कुछ लोगों को रिलीज भी मिले। देखिए, जिसमें मैं कहूँगा यास्मीन राशिद साहिबा हैं, और जो है मैं कहूँगा कि महमूद साहब हैं, एजाज चौधरी एजाज साहब हैं, और मैं तो कहूँगा उनकी जो मिसेज है उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए। देखिए, लोग मिसेज की, खान साहब की मिसेज की बात नहीं करते, उनकी मिसेज भी एक इम्पोर्टेंट इशू है। देखिए ना, प्रॉब्लम ये है कि हमें सबको देखना है, और मैं तो चाहूँगा कि उनकी मिसेज भी जो है रिलीफ के साथ वो भी रिलीज हो, ताकि बैठ के संजीदगी से हम बात कर सके और चीज़ों को आगे ले जाएं। आपकी एफर्ट्स रंग लाएं। ये आखिर में ज़रा ये भी बताइएगा, जो आप पैचअप करवाने की कोशिश कर रहे हैं या इस सिलसिले में मफाहमत की कोशिश की जा रही है, वो क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ सोली है या इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के साथ है या गवर्नमेंट के साथ है? ये ज़रा क्लैरिटी। देखिए, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। देखिए, गवर्नमेंट के साथ भी हमारी राना सनाउल्लाह साहब से भी मीटिंग हुई, स्पीकर साहब से भी मीटिंग हुई, और वजीर कानून से भी मीटिंग हुई। वो खुद भी यही कह रहे हैं कि जी सियासी लोग भी बैठ के सियासत से बात करें। उसकी वजह ये है कि देखें, जितने मैं कहूँगा बाशऊर जो है ना सियासतदान है, वो यही चाहते हैं कि चीज़ें सेटल हो और मुल्क जो है बेहतरी की तरफ जाए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना, स्टेबिलिटी जो अनस्टेबल करने की कोशिश करना, ये तो मुल्क दुश्मन अज़ाइम है ना।
तो सर फिर इसमें भी ये देखा जाएगा कि पहले दूसरा फरीक यानी हम यही देखते रहे ना, एक डेडलॉक इसी तरीके से आया कि गवर्नमेंट कहती रही जी पीटीआई एक कदम पीछे हटे, पीटीआई कहती रही जी गवर्नमेंट एक कदम पीछे हटे, तो उसकी वजह से डेडलॉक बरकरार रहा। अब इस बार क्या होगा, इस एफर्ट के बाद आप क्या समझते हैं कि ये कहाँ पर रंग लाएगी, कहाँ रंग दिखाएगी अपना? देखिए, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मेरी पूरी टीम, जो हम फवाद चौधरी साहब भी हैं, इमरान इस्माइल साहब भी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हम तीन का मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी फोरफ्रंट पे इस वक्त आए हुए हैं। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो कि पीटीआई के इस वक्त के मैं कहूँगा बैठे हुए हैं, और कुछ लोग जो सीनियर लोग हैं जो उन्होंने पीटीआई छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। इस वक्त कुछ लोग जो पीटीआई के हैं, एक चीज़ हमारे साथ है। महमूद साहब, एक चीज़ मैं मेरा ख्याल वक्त कम है, मैं आपसे और भी पूछ लूँ। अब ये कुछ लोग कह रहे हैं कि जो फैज़ हमीद का जो ट्रायल हुआ, अब साबिक का अपना ISI चीफ का, उसके बाद उनको अब कहा जा रहा है कि जो ISPR की जो प्रेस रिलीज थी उसमें कहा गया था आखिर में कि जी अब वो जो मुल्क के अंदर तशद्दुद और टकराव की पॉलिसी पैदा करना चाह रहे थे, उनके ख़िलाफ़ भी केसेस होंगे। आपको लगता है कि इस सूरत हाल में अगर कोई मफाहमत हो जाती है तो बानी PTI को जो 9 मई के हमलों से रुकवा दिया जाएगा, उसमें शामिल नहीं होंगे? कुछ लगता है आपको क्योंकि उनकी बचत हो जाएगी अगर ये मामला खुश उसलूबी से तय हो जाता है, मुसालियत वाला? देखिए, ये बड़ा क़ब्ल वक्त है कि इसके ऊपर मैं कोई स्टेटमेंट दूँ। एक चीज़ तो जैसे हमने पहले ही कहा था ना, जिन्होंने फैज़ से फैज़ हासिल किया है, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना, उसका तो एहतसाब होगा। ये तो नहीं हो सकता कि फैज़ का हिसाब हो और फैज़याब जो है हुए हैं उनका हिसाब नहीं। तो हिसाब तो देखे होगा अक्रॉस द बोर्ड, देखे जो मैं देख रहा हूँ। मगर अब क़ब्ल वक्त है कि नेगोशिएशन के बाद क्या हो। मगर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि देखें, ये जो है अल्लाह ने चाहा, हमें सब दुआ गो हैं कि देखें ये जो है प्रेशर्स नीचे आए और ये जो तसादुम की सियासत है ये ख़त्म हो, और अब हमारे बहुत से लोग जो है इसमें उनको रिलीफ मिले। देखिए, उनकी बेगम साहिबा हैं, बीबी साहिबा जो हैं, ठीक है, बुशरा बीबी हैं, ठीक है ना, उनको भी रिलीफ, उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए ना। देखें ना, वाई नॉट? देखें ना, हमारे अब कोई नाम नहीं लेता, वाई ओनली एवरीबडी शुड बी रिलीफ। देखें ना, सही, यास्मीन राशिद साहिबा है शी बेसिकली, और मेरे ख्याल से बहुत सारे और लोग हैं। राइट, थैंक यू सो मच महमूद मौलवी साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। आपको और आपकी टीम को गुड लक कहेंगे। ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, एहतशाम सब साथ ही रहेंगे। वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे PIA के हवाले से। गवर्नमेंट ने PIA की 100% निजकारी का फैसला कर लिया है, जिसकी बोली 23 दिसंबर को होगी। इब्तदाई मरहले में 75% शेयर्स की नीलामी होगी, जबकि बाकी 25% शेयर 1 साल बाद 12% प्रीमियम पर ख़रीदने का इख्तियार दिया जाएगा। PIA के पास 34 तैयारे हैं, जिनमें से सिर्फ 18 काबिल परवाज़ यानी ऑपरेशनल हैं, मगर 170 से ज़ायद कीमती लैंडिंग स्लॉट्स सरमायाकारों के लिए बड़ी कशिश है। हुकूमत रवां साल PIA के लिए 34.7 बिलियन रुपए मुख्तस कर चुकी है, जबकि इदारे की इक्विटी 30 अरब रुपए तक मस्बत हो चुकी है। अब देखना ये है कि हुकूमत ये मुश्किल इम्तिहान पास कर पाएगी। एहतशाम साहब से खबर और तज्जिया दोनों लेते हैं। एहतशाम साहब, बड़ी अरसे से PIA की निजकारी प्राइवेटाइजेशन की खबरें आती हैं, उसमें चेंजेस भी प्लान में हम बार बार देख रहे हैं। अब तो 100% ये कह रहे हैं जी उसको निजकारी कर दी जाएगी। आप समझते हैं इसमें गवर्नमेंट कामयाब हो जाएगी और उनका ये फैसला दुरुस्त है? साथ ही साथ इसमें रुकावटें आप क्या देख रहे हैं? देखिए, हमने मेरा ख्याल है बहुत अरसे के बाद हुकूमत ने बहुत अहम फ़ैसला और बहुत पॉजिटिव फ़ैसला किया है, और ये अगर फ़ैसला ना किया जाता तो वही हाल होना था। आपने देखें कि एक मुद्दत से आप देख लें कि आप पिछले, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 8-10 साल से एक यूनिट भी प्राइवेटाइज नहीं हुआ। PTI का 3.5 साल दौर देख लें, PDM 1 PDM 2 की देख लें जो आपने थी, और अब आप देख लें साल सवा साल इनको हो गया है, कोई यूनिट नहीं प्राइवेटाइज हो सका। उसकी जो बुनियादी वजूहात हैं उनमें से एक ये भी थी कि हुकूमत कहती थी कि जी ठीक है, हम आपको 18% 20% दे देते हैं शेयर और मैनेजमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं, मैक्सिमम 25% पे मैनेजमेंट ट्रांसफ़र होगी। और दूसरा ये कहा जाता था कि जो पैसा अप फ्रंट आप देंगे वो पैसा हम कहीं और इस्तेमाल करेंगे। तो ये बड़ी बहस होती रही है, और बल्कि एक लॉ बना दिया गया था कि जो प्राइवेटाइजेशन की रसीद आएंगी वो पैसा जो है ना वो हम गुर्बत के ख़ात्मे के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसको तनकीद का निशाना लोगों ने बनाया। लेकिन फिर भी लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन वो पैसा हमना जो आता था वो बजट खसारे के लिए पूरा करने के लिए अपना इस्तेमाल होता था। अब ये बात है कि जिस तरीके से 92.5%
पैसा जो है ना जिस तरीके से वो हुकूमत वो नहीं रखेंगी अपने पास, 7.5% रखेगी, बाकी जो है ना वो पैसा इस्तेमाल किया जाएगा नए फ्लीट खरीदने में और PI को रीवैम करने के हवाले से। तो मेरा ख्याल है बहुत फ़ैसला मस्बत फ़ैसला है और ये अट्रैक्ट करेगा ना सिर्फ ये जो ट्रांजैक्शन है PI की, बाकी ट्रांजैक्शन अगर इसी तरह के फ़ैसले होते हैं कि हुकूमत ये कहती है कि जी ठीक है हमने खुद पैसा नहीं रखना, क्योंकि आमतौर पे यही देखा गया है कि आधे से ज़्यादा पैसा हुकूमत निजकारी का अपने और कामों में इस्तेमाल करती थी, नतीजतन मामला ख़राब हो जाते थे। अब ये है कि PI के जो प्लसेज हैं, तो आपने ख़ुद बता दिया कि 30 बिलियन रुपया उनके पास इक्विटी है। उसके बाद आप देख लें 18% सेल टैक्स वो जो नए फ्लीट ख़रीदने पे जो था वो हुकूमत ने ख़त्म कर दिया है। फिर यह है कि तकरीबन इनका 35 बिलियन रुपए का PA का टैक्स रेवेन्यू क्रेडिट का जो था मामला उसको डेफर कर दिया है कि नहीं लिया जाएगा आपसे। तो मेरा ख्याल है अब बड़ी विन विन सिचुएशन है। अब देखना है कि ये जो 4 बिडर मेन आए हैं इनमें से पोटेंशियल इनमें डेफिनेटली इनमें है और मुझे नहीं लगता कि इस हवाले से अब कोई पीछे हटेगा। देखना ये है कि हुकूमत जो है ना ये इसकी प्रोसेस में आमना रुकावटें आएंगी। ये अच्छा आपका सवाल है। अगर ट्रांसपेरेंसी ना रखी गई, अगर किसी एक ग्रुप को मंजूर नज़र को फ़ैसला किया गया कि देना है और वो ग्रुप इतना तकड़ा नहीं है, वैसे तो 4 ग्रुप है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं, बार बार उनके नाम भी आए हैं, अगर ये फ़ैसला किया गया कि किसी एक ग्रुप को फेवर करना है तो शायद फिर मुश्किलात होगी। बाकी लोग जो है ना फिर तीनों जो बिडर कामयाब नहीं होंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हुकूमत पे क्रिटिसिज्म आएगा और PI की निजकारी के बाद अगर जैसे भी हो जाती है तो बाकी प्राइवेटाइजेशन जो होनी है बाकी यूनिट्स की 90 के करीब और यूनिट पड़े हुए हैं, लॉस मेकिंग ज़्यादा है, उनके लिए उनकी प्राइवेटाइजेशन में मुश्किलात होगी। तो अपेरेंटली मुझे लगता है कि हुकूमत को बात समझ आ गई है, एक तो ट्रांसपेरेंसी रखनी है, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को फ़ायदा नहीं पहुंचाना, और तीसरा ये ख्वाहिश है कि PIA को वाकई जिसको एक मिसाली एयरलाइन जो एक ज़माने में थी उसको वापस लाया जाए, बनाया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्रिटिसिज्म की तरफ नहीं जाते, बहुत नुकसान हुआ, गुलाम सरवर खान ने जो नुकसान पहुँचाया, हवासाजी के थे मिनिस्टर थे एविएशन के, वो आपको याद है उन्होंने कहा था PI के ज़्यादातर लोग जो है ना पायलट हैं उनके पास जाली वो हैं लाइसेंसेस हैं। तो उसका ना सिर्फ ये हुआ कि PI को नुकसान हुआ, बहुत सारे पाकिस्तानी पायलट आमना जो बाकी और दूसरी इंटरनेशनल एयरलाइन में थे, फॉरेन एयरलाइन पे थे, उनको भी जॉब से निकाल दिया गया। अल्लाह करे इस तरह की बात ना हो, PI को रीवैम करने के हवाले से जो नए बिडर सामने आ रहे हैं, जो भी जीतने वाला हो उसको दिया जाए, और फुल जिसको कहते हैं अगर आपने मैनेजमेंट ट्रांसफ़र कर दिया है तो फिर उसको पूरी की पूरी अथॉरिटी दी जाए, वो कैसे उसको चलाता है। ये अच्छी बात है जो प्राइवेटली तय कर दी इन्होंने, वो एक बर्डन था, फिर जो एम्प्लॉयज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, इन मामलात को कैसे देखा जाएगा? देखिए हम ना ये बात तो हुकूमत मान गई, जो पहले कहा जा रहा था कि सियासी बुनियादों पे जो लोग रखे गए थे, कहा जा रहा है कि 10,000 से ज़्यादा बंदे हैं जो PTI ने अपने ज़माने में, MQM ने अपने ज़माने में, पीपल्स पार्टी ने अपने ज़माने में और क्या कहते हैं PMLN ने अपने ज़माने में लोगों को रखा था। ज़्यादा PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने सियासी बुनियादों पर PI में लोगों में भर्तियाँ की थी। अब वो 10,000 से ज़्यादा लोगों पे नए बिडर जो है ना वो बिल्कुल तैयार नहीं है कि उनको रखना है। वो कहते हैं जी इतने जहाज़ नहीं है, टोटल आपका 35 जहाज़ है जिसमें 18 ऑपरेशनल है, हम बाकी एयरलाइन का आप तकाबली माना कर लें, मुआवजना कर लें कि वहाँ पे एक जहाज़ के ऊपर कितने लोग होने चाहिए। तो वो पता चलता है कि जी वो 300% से ज़्यादा लोग जो है ना एक जहाज़ के ऊपर आते हैं, अगर रफ़ उनका निकाला जाए अंदाज़ा। तो मेरा ख्याल है हुकूमत अगर इसमें इंटरफेरेंस नहीं करती है आमना और पीछे हट जाती है और पूरा का पूरा जिसको कहते हैं फ्री हैंड देती है नए बिडर को, तो मुझे 101% यकीन है आमना कि ये रिवाइव हो जाएगा। और फिर जिस तरह PI रिवाइव हो जाएगी, अभी देख लें जिस तरीके से एयरपोर्ट्स जो है ना वो आपने देखा आउटसोर्स करने का फ़ैसला किया गया, वहाँ पे भी आए दिन जो लोग बाहर जाते हैं कितनी मुश्किलात होती हैं, कितना लोकल स्टाफ उनको तंग करता है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बाहर से आप जाएँ आएँ कभी कोई मुश्किलात आपको नज़र नहीं आती, कोई हैसल बड़ी नहीं नज़र आती, लेकिन यहाँ आते जाते लोगों को तकलीफ़ होती है। नवाज शरीफ साहब की पहली हुकूमत में हमने बहुत अच्छा काम किया गया था, जब एक ग्रीन चैनल खोल दिए गए थे, उस तक लोग नहीं तंग होते थे, आसानी के साथ आना जाना था और पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा पिजराई हुई थी बाहर। तो अब मेरा ख्याल है ये वक्त आ गया कि इसको सीरियसली इसको टेकअप किया जाए मामले को। और जिस तरीके से आपने देखा बिडिंग किस तारीख को होनी है, अब आप देख लें अभी 23 तारीख को निजकारी उसकी का डेट है और होपफुली ये हो जाती है, किसी एक नए बिडर को दे दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि PIA को दोबारा रिवाइव कर दिया जाएगा, चलाने में आसानी लगती है। खबर इसमें ये आमना कि हुकूमत ने कहा है कि जी हम
पहला तजर्बा करके नाकाम हो गए हैं। जो पहले आपने देखा सिर्फ एक बिडर आया था, वो भी आपने देखा हुजूर सोसाइटी वाला बंदा जिसने 10 अरब रुपये की बोली लगाई थी। 10 अरब तो आप देख लें क्या है। तो अब लगता है कि हुकूमत ने बताया तो नहीं है कि रेफरेंस प्राइस क्या रखी। मेरी इत्तला के अभी तक नहीं रखी कि क्या है, उससे कम पे देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि अच्छी रेफरेंस प्राइस मिल जाएगी। और जो ये कहा जा रहा है कि जी नई एयरलाइन जो ख़रीदेगा उससे मुकम्मल आज़ादी होगी, कितने लोगों को रखना है, कितने लोगों को नहीं रखना, किस तरीके से चलाना है। अच्छी बात है आमना कि देखें 93 ममालिक हैं जहाँ पर पाकिस्तान को PI के पास रूट्स हैं। अभी जो फ्रांस और बरतानिया के रूट्स खुल चुके हैं, उसके बाद कहा जा रहा है एकदम PI की साख जो है ना बढ़ी है बड़े अच्छे तरीके से। अब जाहिर है नए जहाज़ आएंगे, नए लोग इसमें आ जाएंगे और इसको जब मुकम्मल तौर पे आपकी निजगारी हो जाएगी तो मेरा ख्याल है इसके बाद जो बड़ी आपने देखा कि लॉस मेकिंग यूनिट है जिसमें स्टील मिल भी है, वारडा भी है और दिसंबर 23 ये डेट है जी। अब देखते हैं कि सक्सेसफुली, लगता है कि इस दफ़ा हुकूमत सीरियस नज़र आ रही है। हुकूमत लगता है ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करेगी। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब, आपके तज्ज़िये का शुक्रिया। एक अहम मामले की जानिब बढ़ते हैं नाज़रीन। बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए मुल्क भर में 15 दिसंबर 2025 की जो आखिरी इंसदादे पोलियो मुहिम है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें 4 करोड़ 50 लाख बच्चों को कतरे पिलाना हदफ है। नेशनल EOC के मुताबिक मुहिम के पहले ही दिन 1 करोड़ 33 लाख से ज़ायद बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल की गई। पंजाब की अगर हम बात करते हैं 72 लाख 30 हज़ार, सिंध की बात करें तो यहाँ पर 26 लाख 1 हज़ार बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 23 लाख 4 हज़ार और बलूचिस्तान में 7 लाख 6 हज़ार से ज़्यादा बच्चों को महफूज बनाया गया। हुकाम के मुताबिक रवां साल अब तक मुल्क में 30 बच्चों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि गुज़श्ता साल ये तादाद 78 के करीब थी। इसी दौरान बाजोड़ में इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद शहीद हो गए। ऐसे वक्त में जब दुनिया में ये मरज़ सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में मौजूद है, मुल्क पर सफरी पाबंदियाँ लग सकती हैं, तो फिर सवाल ये है कि पोलियो मुहिम की मुखालफत क्यों ख़त्म नहीं हो पा रही, ऑब्स्टिकल्स पे किस काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ इस पोलियो मुहिम के हवाले से क्या स्पेशल होने जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम डॉक्टर इसरारुल हक साहब ने। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। ये कहिएगा कि जो अभी हम जिस तरह से बात करें, तीसरी मुहिम शुरू होनी चाह रही है इस साल की, ये कहिएगा कि ये जो हम देख रहे हैं कि 30 बच्चों में इस साल भी वायरस की जो तस्दीक हुई है, रवां साल अब तक जो तादाद सामने आ रही है और पिछले साल की निस्बत हम देख रहे हैं ये कम है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं ऑब्स्टेकल्स हैं जिसकी वजह से ये वायरस अब तक रिपोर्ट हो रहा है। मेन रीजंस आप क्या समझते हैं और उस पर काम के हवाले से क्या किया जा रहा है बिसाइड्स दिस कैंपेन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो वेरी मच जी टू बोल न्यूज़ के इतने इंपॉर्टेंट इशू पे आज हम बात कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अभी 30 तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन हमने ज़ीरो, एनीथिंग अबव ज़ीरो इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर एराडिकेशन। आपको पता होगा कि एराडिकेशन का मतलब ये है कि इस बीमारी को कुरार से का ख़ात्मा जो है दैट इज़ एराडिकेशन। सो एक केस भी जो है बहुत ज़्यादा है, 30 तो फिर भी एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन इसमें अगर आप तवज्जो इस तरफ दिलाऊं कि इसमें से 19 केसेस हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में हैं, जिसमें से 16 केसेस साउथ खैबर पख्तूनख्वा हैं, जहां पे हमारे सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, एक्सेस चैलेंजेस हैं। साथ में हमारे पास कोर रिजर्वायर्स जैसे कराची है, वो पिछले 1.5 से 2 साल से उसके जो माहौलियाती नमूने हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं पोलियो वायरस के लिए। तो इस तरह के चैलेंजेस आप अगर देखें तो वो जियोग्राफिकल सिक्योरिटी कैंपेन फटीग जिसको कहते हैं, कम्युनिटी में मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, सो मल्टीपल रीजंस हैं, कोई एक ऐसा रीज़न नहीं है जिसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो वही एक आप उसको रीज़न कंसिडर करेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इसको जोग्राफियाई अंदाज से देख लें। तो खैबर पख्तूनख्वा के अपने चैलेंजेस हैं, सिंध में हमारे पास अपने चैलेंजेस हैं, पंजाब के अपने चैलेंजेस हैं, बलूचिस्तान के अलग से चैलेंजेस हैं। तो प्रोग्राम जो है वो इसीलिए इंडिविजुअली सारे सूबों में हमारे प्रोविंशियल EOCs कायम हैं, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स, जो डायरेक्टली प्रोविंशियल ऑफिस के अंडर काम करते हैं, और इसलिए वो अपने चैलेंजेस को उसी तरह से एड्रेस कर रहे हैं। लाइक जिस तरह आपने कहा जो 19 केसेस जो साउथ खैबर पख्तूनख्वा में, हम इसको कम्युनिटी के थ्रू हल करने की कोशिश करें। हम चाह रहे हैं कि कम्युनिटी इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू हम घरों तक पहुँचे, ताकि कम्युनिटी में मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन या जो सिक्योरिटी की वजह से एक्सेस है वो नहीं हो रही, तो उसकी वजह से हम वो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू हम उन घरों तक पहुँच सकें। इसी तरह कराची में हम कम्युनिटी के साथ बैठ के उनकी मिस इन्फॉर्मेशन
कैंपेन्स को डील कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जोग्राफियाई हकीकतों को देख के हम वहाँ पे रैशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के थ्रू वहाँ पे ज़्यादा टीम्स भेजते हैं, कोशिश करते हैं कि ख़वातीन वहाँ पे हों ताकि वो घरों के अंदर पहुँच सकें। तो मुख्तलिफ एरिया में हम मुख्तलिफ इक़दाम ले रहे हैं जी। बिल्कुल। अच्छा, ये कहिएगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ एरियाज़ को देखते हुए उस तरीके से कैंपेन्स डिज़ाइन की जा रही हैं, एक तो ये जो लास्ट कैंपेन इस साल की होने जा रही है, इसके हवाले से बताइएगा, इसका दौरानिया कितना रहेगा, क्या टाइमलाइन सेट की गई है, और साथ ही साथ ये कहिएगा जैसे कि अगर हम वैक्सीनेटर्स की प्रोटेक्शन के हवाले से भी बात करें और उनकी साथ ही साथ तरबियत के हवाले से भी बात करें, उस सिलसिले में क्या नया किया जा रहा है? आज जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले आपके सवाल का पहले हिस्से का मैं जवाब दे दूं, आज तीसरा दिन है। नॉर्मली हमारी कैंपेन ओवरऑल पाकिस्तान 5 दिन होती है, कुछ एरियाज़ में 5 दिन से ज़्यादा हो जाती है बिकॉज हमें एक्सटेंडेड कैचअप्स करने पड़ते हैं। तो आज तीसरा दिन है कैंपेन का, 2 दिन और रहते हैं इसके। तो डेफिनेटली जिन वालिदैन अपने बच्चों को तक पोलियो की टीम उनके घरों तक नहीं पहुँच सकी या वो घर पर मौजूद नहीं थे, तो नियरेस्ट BHU से अपने बच्चों को वैक्सीन दे के उनकी सबसे पहले उनको तो महफूज बनाए। सेकेंडली जो आप कह रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत बड़ी यूनिटी है अमंग द होल गवर्नमेंट अपरेटस। इसमें कोई पॉलिटिकल डिवाइड नहीं है। एज अ नेशनल प्रोग्राम हम अंडर द प्राइम मिनिस्टर साहब एंड हिज प्राइम मिनिस्टर फोकल पॉइंट, उनके अंडर हम काम करते हैं और हम इंश्योर करते हैं कि हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के साथ एक बहुत बड़ा लाइजॉन है। यहाँ पे हमारा अपना यहाँ पे सिक्योरिटी सेल है जो कि ये सारी चीज़ें मैनेज करता है। तो उसमें ये होता है कि हम इंश्योर करते हैं कि हाई रिस्क एरियाज़ में हमारे पास पुलिस की या LES की प्रोटेक्शन हो विद फ्रंट लाइन वर्कर्स। और अनफॉर्चुनेट जो आपने एक वाक़े का तस्करा किया, ये भी इस बात की आपको ये प्रूफ है कि वहाँ पे उनके पास सिक्योरिटी थी, ये नहीं है कि उनके पास सिक्योरिटी नहीं थी। तो हमारे पास हर वो जगह जहाँ पे वर्कफोर्स को ख़तरा है कि उनके साथ सिक्योरिटी होती है जी। लेकिन जो ऐसे अटैकर्स हैं जो हम देखते हैं कि पोलियो वर्कर्स पे अटैक भी करते हैं या उनको तशद्दुद का सामना रहता है उनकी वजह से, उनके ख़िलाफ़ क्या हम समझते हैं कि सख्त कार्रवाई की जाती है? क्योंकि अगर सख्त कार्रवाई की जाती तो फिर इस तरह के मामला आए रोज़ पेश ना आते, रिपोर्ट ना हो रहे थे। क्योंकि शहर कायद कराची जैसे शहर में भी इक्का दुक्का ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं, अगर हम पिछले महीने या उससे पहले की बात करें। साथ ही साथ एक और चीज़ ज़रा इसको भी एड्रेस कीजिएगा, अब गोल क्या सेट किया गया है? क्योंकि हम सिर्फ उन ममालिक में 2 ममालिक रह चुके हैं, अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान अगर देखा जाए तो बड़ा प्रोग्रेसिव है रिलेटिवली अफ़गानिस्तान। सो आप क्या समझते हैं कि इस रफ्तार से अगर हम चलते रहे तो कब तक जाके हम मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा मुमकिन होगा? सबसे पहले तो आपने सिक्योरिटी इंसिडेंट्स या हरासमेंट के इंसिडेंट्स की बात की, उसके लिहाज से मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DEOC थी, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर उसको कहते हैं, जिसको वहाँ के डिप्टी कमिश्नर लीड करते हैं और उनके मेंबर्स में वहाँ के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज उसका पार्ट होती हैं। तो हम हर एक जगह पे उस डिस्ट्रिक्ट के मुताबिक लॉफुली उसको डील किया जाता है। नो इंसिडेंट गोज़ अननोटिस्ड फ्रॉम द पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू रीअश्योर। और इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिंजेंट एक्शंस लिए जाते हैं। सेकेंडली जो आप कह रहे हैं कि जी हमारे पास हमारी फोरकास्टिंग क्या है, तो फोरकास्टिंग हमारी नॉर्मली हम ईयर टू ईयर प्लानिंग करते हैं। अभी जून 2026 तक हमारी ये फोरकास्ट है कि हम इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बहुत ज़्यादा इसमें प्रोग्रेस कर जाएंगे। यहाँ तक कि वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि अगर हमारा यही इसी तरह से जिस तरीके से हम ये कैंपेन्स कर रहे हैं, जिस तरह आपने कहा सितंबर के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई केस नहीं है अभी तक, तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि बाई जून वी शुड बी एबल टू इंशाअल्लाह इंटरप्ट जून 2026। बट अगेन सेइंग कि ऑल फैक्टर्स are taken into consideration जी। in regards to अफगानिस्तान, ऑफ कोर्स ये एक एपिडेमियोलॉजिकल ब्लॉक है, हमारे पास उनकी डेफिनेटली आने जाना रसद रहती है। तो जब तक इन दोनों ब्लॉक से एक साथ ख़त्म नहीं होगा तो डेफिनेटली वायरस की प्रेजेंस आएगी। जिस तरह आपके पास एविडेंट है कि साउथ KP में अगर हमारे पास वायरस है तो पूरा पाकिस्तान उससे सेफ़ नहीं है। तो किसी भी कोने में अगर वायरस होगा तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान तब तक सेफ़ नहीं हो सकता जी। राइट, थैंक यू सो मच। डॉक्टर इसरारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे इस पर बात करने के लिए। प्रोग्राम के आखिर में एक सीरियस इशू की जानिब बात करेंगे जो कि हम देख रहे हैं भारतीयों में बढ़ता हुआ ये इशू ख़वातीन को हरासा करने का सामने आ रहा है। सिर्फ भारत के अंदर नहीं, अब सरहद से बाहर भी इंडियंस मुँह पर कालक मलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ताज़ा वाक़या थाईलैंड के साहिल पर पेश आया जहाँ भारतीय सयाहों की जानिब से ख़वातीन को नामुनासिब तौर पर छूने की घटिया हरकत की गई। ख़वातीन मुसलसल मना करती रहीं मगर ये बेशरम भारतीय नौजवान बाज नहीं आया। नाज़रीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है बल्कि ये इसी नीच ज़हनियत की कड़ी है जो भारत के अंदर भी बार बार बेनकाब हो रही है। जी हाँ, अगर आपके पॉलिटिशियंस
आपकी जो सियासी क़यादत है, अगर वो ऐसी हरकत करेगी तो ज़ाहिर है हर इंडियन बेलगाम दिखाई देगा। हाल ही में हमने देखा कि भारतीय वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से सरेआम एक मुसलमान खातून का निकाब खींचना इसी सोच की अक्कासी था और ये भी हैरेसमेंट थी। और इससे भी ज़्यादा अफसोसनाक पहलू ये है कि बीजेपी के रहनुमा इस अमल पर शर्मिंदा होने की बजाय तालियां बजाते दिखाई दिए। योगी हुकूमत के इत्तेहादी वज़ीर संजय निषाद के तौहीन आमेज़ कहकहे इस जहरीली और गंदी सोच को मज़ीद अयां करते हैं। सच ये है कि मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद भारत की शनाख्त तेज़ी से रेप कैपिटल के नाम से मशहूर हुई है। इंडियन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम 2014 में 3,37,000 से बढ़कर 2020 में 3,71,000 हो गए। मुंबई में अगर हम वहाँ की सिर्फ बात करें, रेप के वाक़यात में 235% इजाफा हुआ। जी हाँ, लेकिन शर्मनाक बात यह है कि भारत में रोज़ाना 86 ख़वातीन जिनसी ज़्यादती का निशाना बनती हैं, जबकि हर घंटे 29 मुकदमात दर्ज होते हैं। यही नहीं, हम देख रहे हैं कि टूरिस्ट के लिए इंडिया सबसे मुल्क बनता चला जा रहा है, ख़वातीन टूरिस्ट के लिए। और वहाँ से हम देखते हैं कि हर साल रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब क्या है? सोचा समझा समाजी ज़वाल। और सवाल भी है कि दुनिया कब तक इस भारत से जुड़ी होलनाक और शर्मनाक हकीकत से नज़रें चुराए रखेगी, या इस पर कुछ सैंक्शंस या प्रेशर बढ़ेगा आने वाले वक्त में? इस खबर के हवाले से कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।